नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं भारत का सवाल। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चरम पर है। अमेरिका ने ईरान पर जोरदार बमबारी की है। ये हवाई हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस चेतावनी के बाद आए जिसमें उन्होंने कहा था कि जॉर्डन स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले का बहुत जोरदार जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने अब देखिए एक बार फिर से दुनिया टेंशन में है, क्योंकि वापस से जो चीजें स्टेबिलिटी हल्की हल्की जो नजर आ रही थी, उस पर एक बार फिर से संकट के बादल गहराने लगे हैं। कारण ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले को सरप्राइज अटैक बताया था और कहा था कि हम उन्हें बहुत बुरी तरह से मारेंगे। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिकी सैनिकों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को दुनिया के लिए कैंसर तक करार दे दिया था। तो वहीं इस जंग की चिंगारी मिस्र तक पहुंच गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मिस्र की तरफ भी मिसाइलें दागी गई। मिस्र की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दमियाता पोर्ट पर 2 गैस टैंकरों में लगी आग हादसा नहीं बल्कि ड्रोन अटैक की वजह से है। उधर आईआरजीसी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमारी भूमि है और आईआरजीसी की नौसेना का इस पर पूरी तरह से कंट्रोल है। हजारों किलोमीटर दूर से आए किसी भी बाहरी को यहां हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आईआरजीसी ने वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब यहां से एक तस्वीर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मिडल ईस्ट का संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है और इसकी आंच दूसरे देशों में भी तेजी से फैलने जा रही है। यानी कुल मिलाकर एक आम दर्शक जो मुझे इस वक्त देख रहा है, परिस्थितियां जैसी आपके लिए वैसी मेरे लिए भी हैं। जैसे अब जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में अगर स्ट्रेस है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक राष्ट्र पर पड़ता है, हर एक इकोनॉमी पर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने इस संकट से उभरने के लिए, लड़ने के लिए कई ऑल्टरनेट्स पर काम किया, लेकिन वो ऑल्टरनेट कितने मजबूत, कितने सफल और अभी यहाँ से कितना आगे जाने की ज़रूरत भारत को और एक आम भारतीय को एक बार फिर से क्या वापस तैयार रहने की जरूरत है? भारत सरकार कितनी तरीके से तैयार है? और अगर एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है, अगर हमारा आप एलाइज देखेंगे तो अमेरिका के साथ हमारे शानदार रिश्ते हैं, ईरान के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में भारत कितना तैयार और ग्लोबली ये सारी चीजें क्या कुछ इंडिकेट करती हैं। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अंशु जोशी मुझे ज्वाइन कर रही हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली सर नजर आ रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। शरद सर नमस्ते कर रहा हूं, जय हिंद कर रहा हूं आपको। वैसे तो आप जब जब आते हैं तो पूरी स्क्रीन हमारी एकदम खिल सी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में मुझे आपसे उन्हीं स्ट्रेस वाले टॉपिक्स पर बात करने का मौका मिल रहा है। अब एक बार फिर से आप मुझे बताइए, आप इन सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने जो प्रेडिक्शंस की थी उसी दिशा में भारत सरकार भी बढ़ती हुई नजर आई थी और एक आम भारतीय भी खुद को मेंटली प्रिपेयर करता हुआ नजर आया था। अब एक बार फिर से वही हालात, फिर से बैरल्स के जो डॉलर्स हैं वो बढ़ते हुए आप ऑब्वियसली देख रहे होंगे। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ भारत इस तरह की परिस्थितियों में? नमस्कार रोहित, आपको और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को मेरा अभिवादन। देखिए, परिस्थितियां गंभीर नजर आ रही हैं और मुझे इस बार ज्यादा गंभीर इसलिए नजर आ रही है। आपको याद होगा पहले जब फोन आते थे लैंडलाइंस, उसमें एक शब्द इस्तेमाल होता था क्रॉस कनेक्शन जी, यानी कि 2 लाइनें आपस में जुड़ जाती थी, बीच में कोई तीसरा बोल पड़ता था। तो ये यहाँ पर मुझे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। आप पूछेंगे ये कैसे हो रहा है जी? क्योंकि यूक्रेन ने ईरान के एक शिप पर हमला किया, आपने अभी हाल में सुना होगा, क्योंकि उनको यह अंदेशा था कि इसमें रशिया और ईरान कुछ आर्म्स का आदान प्रदान कर रहा है। तो ये जो 2 युद्ध चल रहे थे इस समय बड़े, रशिया यूक्रेन का तो करीब 4.5 साल होने जा रहे हैं, और ये ईरान इजराइल अमेरिका का जो चल रहा था, इसमें वो दोनों युद्ध में आपस में कनेक्शन बन रहा है। यानी कि अमेरिका को यह शक है कि रशिया और चाइना जो है इस युद्ध को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक तो ये बहुत खतरे की बात मुझे नजर आ रही है। अब जहां तक आपने भारत की बात पूछी, भारत कहां तक तैयार है? देखिए, भारत के लिए अगर ये क्रूड ऑयल सबसे बड़ा विलेन है, हम सब जानते हैं, और ये क्रूड ऑयल जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस समय भी $90 के आसपास घूम रहा है, रोज ऊपर नीचे खबरें आती हैं।
अगर ये $100 के ऊपर जाके रोहित टिक जाता है जी, तो फिर भारत के लिए एक परेशानी का सबब दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो क्रूड बास्केट है जी, वो फिर बढ़ जाएगी। हालांकि हम 40 से जगह ज्यादा से ले रहे हैं। और दूसरी समस्या एक और आ रही है इस समय रोहित, यस, कि हम 50% के करीब अपना पूरा क्रूड ऑयल, भारत 88% इंपोर्ट करता है अपनी जरूरत का, 50% हम रशिया से ले रहे हैं। अब रशिया से क्या हुआ है कि लेते हुए इसको अमेरिकन सेनेट में आपको याद होगा परसों एक बिल प्रेजेंट हुआ था, एक वहां पर बाई पार्टीसन ग्रुप है। यस, तो लिंडसे ओ ग्राहम, जिनकी अभी वहां के सेनेटर थे, उनकी मृत्यु हुई, उनके नाम से एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया। उस बिल का नाम है लिंडसे ओ ग्राहम यस, सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2025। ये एक्ट प्रेजेंट किया गया है। 86 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया है। आज या कल में इस पे फाइनल वोटिंग होनी है। ये पावर दे देगा अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत पर 100% टैरिफ लगाने का। यस, कि आप जो है अगर रशिया से तेल लेंगे तो 5 देश जो रशिया से बड़े लेंगे उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाने की पावर राष्ट्रपति ट्रंप के पास आ जाएगी। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ऐसी हरकत करते हैं हाँ, तो भारत के लिए और ज्यादा परेशानी का सबब बन जाएगा। ना केवल इंपोर्ट बल्कि हमारे एक्सपोर्ट, ओह, वो अमेरिका को जो जाते हैं वो सारे के सारे खतरे में पड़ जाएंगे। तो सिचुएशन यहां से बहुत, भारत सरकार अभी हम आजकल ये कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहे थे, पेपर लीक, हम लोग सब इसमें ज्यादातर ध्यान जो है जो व्यू टाइम होता है वो इसमें जा रहा था। इस बीच जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो ये परिस्थितियां गंभीर बन रही है, शायद इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। अब जब ये थोड़ा मामला यहां से हटा है तो फिर ध्यान एक बार आया कि क्रूड ऑयल फिर $100 की तरफ चल पड़ा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने हमला किया पलटवार पर। ईरान ने बैठे बैठे जो वहां पर पंगा लिया है, मुझे लग रहा है ईरान, हालांकि डॉक्टर जोशी बैठी हैं, बहुत अनुभवी और बहुत ही मुखर प्रवक्ता है, पर मुझे लगता है कि ये जो ईरान ने अप्रोच अब बनाई है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये खतरनाक हो गई है। ईरान में एक डॉलर के 18 से 20 लाख ईरानी रियाल मिल रहे हैं इस समय। महंगाई वहां पर चरम सीमा पर है, उनकी अर्थव्यवस्था, तो उनको लगा, एक अंग्रेजी में बोलते हैं रोहित, वी हैव नथिंग टू लूज, वो तो जो बर्बाद होने थे बर्बाद। और उनका रोज का $1 बिलियन का लगभग व्यापार का नुकसान हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से। उन्होंने हूथियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया बाब अल मंदेब में कि आप जो है सऊदी अरेबिया पे हमला करिए और इस पर टोल लगा दीजिए। नया डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हर बीतता हुआ दिन भारत के लिए परेशानी का सबब बन के आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल रूपी विलेन जो है, वो विलेन हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। ओके सर, ओके। एक ओपनिंग में अंशु मैम का भी ले लूं। डॉक्टर अंशु, नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। यूजुअली क्या है, शरद कोहली सर, आप ये ऐसा पैनलिस्ट है जिसको देखकर मेरे दर्शकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती होगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स या डराते नहीं है दर्शकों को, सॉल्यूशन की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं शरद कोहली सर ने अपने ओपनिंग में कहा, आई एम श्योर आप तब तक कनेक्ट हो गई होंगी, उन्हें विश्व युद्ध की आहट यहां पर सुनाई दे रही है। रोहित, शरद जी ने बिल्कुल सही बात कही है। आपको और शरद जी को इस पैनल के माध्यम से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद शो पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैंने इस बात को रोहित पहले के शोज में भी कहा था कि ये एमओयू जो अमेरिका और ईरान के बीच हम होते हुए देख रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है, वो नहीं चला। मैंने इस बात को भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा था कि अभी इस युद्ध का भीषणतम स्वरूप हमने देखा नहीं है, वो हम देखेंगे। और लगभग वही बात शरद जी भी कह रहे हैं। और इस बात को हम समझें कि दूसरी ओर जो ये रशिया यूक्रेन का युद्ध का थिएटर खुला हुआ है, जिसमें लगातार नाटो के मेंबर नेशंस भी इन्वॉल्व हैं, और यहाँ से यूक्रेन का ईरान के साथ इंगेज होना, और यदि ये कनेक्ट हो जाता है तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं नाटो, यूरोप, अमेरिका, पश्चिम एशिया, एशिया, ये सभी देश हमको जो है युद्ध के इस मैदान में भिड़ते हुए और जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये अपने आप में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति के लिए, वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है रोहित। लेकिन दूसरा एक और एंगल मैं आपको जोड़ दूं कि अभी तक जो ओमान नाम का देश एक न्यूट्रल मेंबर स्टेट की तरह बैठा हुआ था, जो ये प्रयास कर रहा था कि जीसीसी के जो मेंबर कंट्रीज हैं, गल्फ के जो देश हैं या अरब देश हैं, और ईरान के बीच में एक शांति की स्थिति बने या ईरान इन देशों को अटैक न करे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा एक एंट्री है वो वहां ओमान है सिचुएटेड। तो ओमान की भी एक बहुत महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब कंट्रोल या कंटेन करने की बात आती है। अभी तक ओमान चुप बैठा था या एज अ न्यूट्रल स्टेट बैठा था, और जो यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल मैरीटाइम जो लॉज हैं उनको मानते हुए बैठा था। लेकिन अब ओमान भी ये बात कर रहा है कि ईरान के साथ साथ वो टोल टैक्स लगाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नेविगेशन को, यहां से आने जाने वाले वेसल्स को या कार्गोज को कंट्रोल करेगा। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है।
तो ये इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिसाब से, सप्लाई चेन की दृष्टि से ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। और यदि इस प्रकार से न्यूट्रल स्टेट्स धीरे धीरे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ इस युद्ध में इस प्रकार से जुड़ते गए तो फिर मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन और ज्यादा बढ़ेगी। और ईरान के पास बिल्कुल सही बात है कि अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अभी तक लगातार चीन की सहायता से, रशिया की सहायता से इस युद्ध को लड़ रहा है। अच्छा, ईरान में भी मैं आपको बताऊं 2 लाइन्स हैं। तो जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो IRGC है, वो युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने ही प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर रखे हैं। जो दूसरी पार्लियामेंटेरियन या जो इनकी डेमोक्रेटिक लाइन ऑफ गवर्नमेंट है, जिससे पेजेश्कियां आते हैं, जिससे अराक्ची आते हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं कि डिप्लोमेटिक टेबल पर बात जाए, लेकिन उनके पास पावर ही कहां है रोहित। उनको उल्टा IRGC कंट्रोल करती है, ना कि वे IRGC को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस वजह से भी डिप्लोमेटिक टेबल पर आकर के हर बार बातचीत जो है वो ध्वस्त हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, और युद्ध विराम की ओर तो बात बढ़ नहीं रही है। इसके अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स हैं वो इसमें जुड़ते हुए हमको नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा इकोनॉमी फ्रंट पे आ जाता हूँ। शरद से मैंने बोला ना कि जब आप आते हैं तो लोग चाहते हैं सोल्यूशन। अब मुझे बताइए भारत की तैयारी कैसे? अभी तो आपने क्योंकि खुद कॉकरोचेस का जिक्र किया, अभी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, ये एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। अब कहीं ना कहीं हमें अल्टरनेट्स पर तो काम करना होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप ऑफिशियल्स के भी संपर्क में रहते हैं, उनकी कई कमिटीज़ में ऑब्वियसली आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स जाते होंगे। भारत की तैयारी कैसी है? देखिए, बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें रोहित, तो हमारी कोई बहुत लंबी चौड़ी तैयारी तो नहीं है इस समय। अगर बहुत शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब हम अगले 2-3 हफ्ते की बात करें, हमारे पेट्रोलियम रिजर्व विशाखापट्टनम में, पेद्दूर में, बेंगलुरु में है, और उसको कुछ रिप्लेनिश भी किया, कुछ पीछे समाप्त हो गए थे, कुछ भरा गया है। जब क्रूड ऑयल 72-73 आया था तो तेजी से खरीद करके उनको बढ़ा गया। पर बहुत देर, एक तो 2 बातें, एक तो बहुत देर तक की तैयारी नहीं है हमारी, मतलब ये बहुत और लंबा चलता है, तो उसमें दिक्कत आएगी। दूसरा, बहुत जल्द कोई सोल्यूशन हमारे टेबल पे नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 50% हम रशिया से ले रहे हैं। अब अमेरिका ने मान लीजिए सैंक्शन लगाई, हो सकता है उसकी मात्रा कुछ कम करे कि हम 50% की जगह उसको 30% पे ले आए, 25% पे ले आए, जो पहले भी भारत ने एक दफे किया था। उसके बाद अमेरिका ने स्वयं इस पर ढील दी थी, आपको याद होगा। और भारत ने फिर इसको लेना शुरू किया। तो हालांकि हम इस समय 40 से ज्यादा रिसोर्सेज से हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। इसमें UAE है, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है, लैटिन अमेरिका में और भी देश हैं जहां से हम ले रहे हैं। तो अब दिक्कत यह है कि हमारी जो शिपिंग कॉस्ट वो इन जगह से बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि ये रूट बहुत लंबे हैं। अब आप लगाइए, लैटिन अमेरिका से अगर यहाँ तेल आता है तो उसको कई दिन लगते हैं पहुंचने में, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, शिपिंग कॉस्ट। तो भारत के लिए ज्यादा बड़ी समस्या अभी सप्लाई की नहीं है, भारत के लिए ज्यादा बड़ी समस्या कीमत की है। इस कीमत को कम करने के लिए तो देखिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसमें तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसमें जो मुहिम पूरी चल रही है उसको उस पे एक्सेलरेटर दबाया जाए, एक तो ये तरीका है। पर क्या हम अगले कुछ हफ्तों में दबा सकते हैं? मे बी नॉट। इसका जवाब शायद ना होगा, क्योंकि हम अगले 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते में हम कहें कि हम सारा ग्रीन एनर्जी कर देंगे, सब व्हीकल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, संभव नहीं है। तो इस समय तो परेशानी का सबब दिख रहा है। इस समय लोगों को ही, रोहित, लोगों को ही, जो प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, मई के पहले हफ्ते में आके बात करी थी, वर्क फ्रॉम होम, कुछ पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, कुछ विदेशी मुद्रा भंडार का खर्च कम करें। तो लोगों को कुछ अपनी तरफ से, एक अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रूगल, थोड़ी सी हमें किफायत या कंजूसी हमको बरतनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है हर नागरिक का अब कर्तव्य बनेगा कि वो इसमें आगे बढ़कर आए और अपनी तरफ से जो योगदान दे सकता है। योगदान देने का मेरा मतलब ये नहीं कि पैसे आपने जमा करने, योगदान से मेरा मतलब आप जो किफायत कर सकते हैं वो बचत करिए पेट्रोल डीजल की। मुझे बहुत आयरॉनिकल लग रहा है, इस समय मैं स्वयं गाड़ी में बैठ के ये शो कर रहा हूं, पर मेरी मजबूरी है, मैं कहीं से आ रहा था और आपका समय हो गया था। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में शायद ये लग्जरी मैं ना ले सकूं कि मैं गाड़ी में बैठ के आपका शो कर सकूं। सर ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है तो कुछ जिम्मेदारियां भी भारतीयों को निभानी पड़ेगी। अंशु जी के पास मैं जाऊंगा, मेरे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि बार बार MOUs तो साइन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप थम्स अप कर ही रहे हैं, पज़ेश्कियान भी थम्स अप कर ही रहे हैं, IRGC की अपनी कुछ मांगे हैं। शुरू में तो हम आजकल देश में स्लैंग्स बहुत चलते हैं, तेल का खेल, डोनाल्ड ट्रंप को खार गायलैंड चाहिए, तो फिर अब तक लिया क्यों नहीं? डॉक्टर जोशी प्लीज़ आप मुझे बताइए इस बात को, कई दर्शक देख रहे होंगे, मैं खुद बोलता हूँ जब शरद जी आते हैं, आप आते हैं, वेरी सीनियर फेसेस, आप लोगों को लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो डॉक्टर जोशी, अब कारण भी मैं अगर एक स्टूडेंट की तरह आपसे जानना चाहूँ, कारण बता दीजिए। इतने लंबे दिनों तक एयर स्ट्राइक्स होती रही, इजराइल कहता रहा मैंने संकल्प ले लिया है, ख़त्म करके मानूंगा। ओमान का आपने जिक्र किया, ओमान में ही बैठ के बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान की, फिर वहां पर खामेनेई साहब को उड़ा दिया गया। हासिल क्या हुआ, अचीव क्या हासिल हुआ, क्या अचीव हुआ और क्या अचीव करना चाहते हैं, मुझे ये बता दीजिए।
रोहित देखो, पश्चिम एशिया का ये संकट आज का तो है नहीं। ये लड़ाई दरअसल इजराइल और ईरान के बीच की रही है, या Yes. हम कहें कि इजराइल और बाकी के जो अरब देशों के अरब दुनिया के जो देश हैं उनके बीच में रही है। ये धर्म के एंगल पर भी जाती है, उस पर नहीं जाऊंगी, मैं सामरिक Okay. और राजनीतिक मुद्दों पर Yes. चर्चा करना चाहूंगी। पिछले वर्ष भी जून के महीने में अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया, 12-13 दिन प्रिसाइजली युद्ध चला। तब न्यूक्लियर मैटर का कारण बता के कि भाई IAEA की रिपोर्ट्स आई थी तब कि भाई ईरान के पास जो है वो 410 या 424 किलो का पेलोड है, 60% से अधिक एनरिच्ड यूरेनियम का, जिससे वो लगभग 1 दर्जन न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक। तो इसके बाद अचानक से पूरी दुनिया एक्टिव हुई, क्योंकि ईरान यदि न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो ये पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। तो तब ट्रंप ने कारण बता के अटैक किया था, बहुत प्रिसाइज ये वॉर चला था, क्योंकि तब ईरान ने जवाब दिया अपने प्रॉक्सीज को, यानी कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती को एक्टिवेट करके। इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग रही। 27 फरवरी को जब ट्रंप ने ईरान पर इस बार हमला किया तो कारण बताया कि भाई हम ईरान का रिजीम चेंज करना चाहते हैं। और पहले ही 24 घंटों में ट्रंप को बहुत बड़ी सफलता भी हासिल हुई, क्योंकि बिना एक भी बूट ऑन ग्राउंड भेजे, बिना एक भी अपना आदमी वहां जमीन पर उतारे, उन्होंने ईरान के सुप्रीम कमांडर, जो कि हम इस्लामिक दुनिया के भी एक बहुत बड़े नाम के रूप में जिनको जानते हैं थे, तो वो खामेनेई को उन्होंने एलिमिनेट करवा दिया। और ये अमेरिका की बहुत बड़ी सफलता थी रोहित। लेकिन इसके बाद इस बार ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया, उसके लिए अमेरिका तैयार नहीं था। वो शायद ट्रंप ने मिसकैलकुलेशन की। तो ईरान ने क्या किया, अपने आसपास के जितने भी देश जहां पर यूएस की बेसेस हैं वहां हमला करना शुरू किया। और सिर्फ यूएस बेसिस पे हमला नहीं किया, ईरान ने फिर जो वहां की इंफ्रास्ट्रक्चरल और सिविलियन जो पूरे एरियाज या फैसिलिटीज थी, आप दुबई में देखिए, दुबई में वहां कौन से बेस पर हमला किया था ईरान ने? वहां मॉल्स को, पार्क्स को, एयरपोर्ट को, इनको तबाह किया ईरान ने। तो इसके लिए न तो अरब दुनिया के देश तैयार थे, और यहां पर कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन ट्रंप की तरफ से भी हुई। अच्छा, इसके बाद बार बार फिर ट्रंप ने कहा कि हाँ हम बातचीत के लिए तैयार हैं। या तो वो एक बार में पूरा खार्क आइलैंड पर भी जिस तरह से एक पूरा युद्ध छिड़ा, तो एक बार बूट्स ऑन ग्राउंड भेज करके चीजों को वंस फॉर ऑल सेटल किया जा सकता था, लेकिन वो अमेरिका ने नहीं किया। इधर से इजराइल ने लेबनान पर मोर्चा खोल दिया, इधर पाकिस्तान बीच में कूद के आ गया मध्यस्थ बनने के लिए। तो आप पूरी सिचुएशन देखो रोहित, वो और कॉम्प्लिकेट होती चली गई। तो ईरान के न्यूक्लियर मैटर को लेकर के, प्रॉक्सीज को लेकर के, ईरान के रिजीम चेंज को लेकर के, जिसके लिए कि ईरान की जनता पहले ही सड़कों पे थी, यहां पर भी ट्रंप से मिसकैलकुलेशन हुआ। जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो वही जनता अपनी सरकार के पक्ष में जाकर के खड़ी हो गई। तो ये जो कारण रहे, अब इनमें से आप मुझे ये बताओ कि जब MOU के लिए डिप्लोमेटिक टेबल पर चर्चा होती है तो ईरान साफ कह देता है कि मेरे न्यूक्लियर मैटर पे कोई चर्चा नहीं होगी, प्रॉक्सीज को लेकर के आप कोई बात नहीं करेंगे, सही बात ये मेरा अपना इंटरनल मैटर है और मेरे रिजीम को लेकर के तो आप कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर यहां पर आकर के हमको ट्रंप बैकफुट पे नजर आते हैं। हालांकि जो अभी MOU दोनों देशों ने वर्चुअली साइन किया था, उसमें जितने क्लॉजेस थे जो ईरान के फेवर में थे, उसके साथ अमेरिका ने इफ्स एंड बट्स लगा रखे थे, जैसे कि हम आपको 300 बिलियन USD की एड तो देंगे आपके पुनर्निर्माण के लिए, लेकिन वो तब जब आप हमको लिखित में वादा करोगे कि आप कोई न्यूक्लियर शस्त्र या अस्त्र नहीं बनाओगे। और इस बात पर फिर ईरान राजी भी हो गया था। समस्या ये आ रही है रोहित कि वहां जो हार्डलाइनर्स हैं, जो IRGC है, जिसको कि अब ब्रिटेन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है, ये एक बिल्कुल कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास ही नहीं करता है, इसीलिए तो वहां पर महिला, बच्चे और जनता जो थी वहां की जनता सड़कों पर थी। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पालता पोसता है IRGC इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर नेगोशिएशंस। वो पेजेश्कियां या अराक्ची के पास वो पावर ही नहीं है कि वो नेगोशिएट कर पाए अमेरिका के साथ। इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से तो ये युद्ध का हमको अंत होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए मैं और शरद जी जैसे लोग मानते हैं कि अभी एक बड़ा राउंड या और एक भीषणतम स्वरूप युद्ध का हम देखेंगे। इस तरह की परिस्थितियों में पूरे देश को तो एकजुट होना पड़ेगा। शरद जी, आपने लोगों से जिस तरह की, भारतीय सिटीजन से आपने जिस तरह की अपील की, लोग आपको देखते भी है, प्रधानमंत्री जी ने भी की, उनको भी सुनते हैं। एक और फ्रंट भी तो है अपने देश में, एक पॉलिटिकल फ्रंट भी तो है। आपको लग रहा है कि इस तरह के मुद्दों पर जिसमें भारत का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, अब जंग से भारत जैसे देश का क्या लेना देना? हम तो बुद्ध की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आपको लग रहा है वो जो पॉलिटिकल फ्रंट है वहां पर भी वो एकजुटता, वो विल, शरद सर, आपको नजर आ रही है इस तरह की परिस्थितियों में? इस तरह की परिस्थितियों में पहले तो राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये एक वैश्विक संकट है जी। और ये देश के ऊपर संकट है। और चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस समय सत्ता में हो, 88% हम तेल लेते हैं,
और वो हमारी जरूरत है। इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये मुझे लगता है ये सब समस्या उससे ऊपर उठ के है। इस समस्या की मैनेजमेंट पर पक्ष विपक्ष में कटाक्ष चलता रहता है। आपने ऐसे क्यों नहीं हैंडल किया, वैसे क्यों नहीं हैंडल किया, आप ट्रंप के आगे झुक गए, नहीं झुके, ईरान से दोस्ती छोड़ी, नहीं छोड़ी। मुझे लगता है इसमें कहीं राजनीति की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा समय होगा रोहित जब सारे देश को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं भारत एक्सप्रेस के जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है आम आदमी ये मतलब होता है कि मेरी अपनी जो अर्थव्यवस्था है, मेरी अपनी जो रोजी रोटी है, जो मैं खर्च करता हूं, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। उनके लिए मैं जरूर सलाह देना चाहूंगा, राजनीतिज्ञ आपस में लड़ते हैं, लड़ते रहे, हमें इनसे कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, हो कि लड़ाई है नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पे। तो मुझे लग रहा है लोगों को ये करना चाहिए कि अगर कोई बड़ा खर्चा आप करने जा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में, मान लीजिए आपने मकान लेना है और अगर वो अवॉइडेबल है, बड़ा खर्चा मकान होता है, गाड़ी होती है, कोई घर में फंक्शन करना है, तो आप उसको थोड़ा टाइम टाल सकते हैं, टाल दीजिए। कोई बड़ा खर्चा आप व्हीकल पे करना चाहते हैं, अगर बहुत जरूरी नहीं है उसको टाल सकते हैं। 500 आदमियों का घर में कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो कोशिश करिए 50 बुला के कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है आपको अपने रिसोर्सेस को थोड़ा सा कंजर्व करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम अभी ये नहीं जानते कि युद्ध कहां एंड होगा। और ये सबसे बड़ी बात रोहित, ये महंगाई को बढ़ाएगा। और महंगाई पहले ही बढ़ी हुई है, आप देख रहे हैं पिछले 4.38 पिछले सीपीआई आंकड़े लास्ट रिकॉर्डेड हैं हमारे पास पिछले महीने के। इस बार हो सकता है और बढ़कर आए या थोड़ी बहुत इधर उधर आए, पर ये अगर युद्ध चलता रहा और $100 से ऊपर क्रूड चला गया तो यहां से महंगाई का सबब लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। और इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है वो करेगी, पर एक लिमिट के बाद मुझे लगता है लोगों को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके सर, सेविंग इज ऑल्सो एन इनकम, ये बात तो है। थैंक यू सो मच। वक्त कैसे गुजर जाता है आप दोनों के साथ पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच कोहली सर, रियली प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर जोशी, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। तो कोहली सर, जोशी जी बता चुकी हैं कि सिंपल सी बात है, इन मुद्दों पर सदुपयोग करना चाहिए हर एक चीज़ का। आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका सदुपयोग कीजिए। बाकी परिस्थितियों में सरकार और आगे जो भी चीज़ें आएंगी भारत एक्सप्रेस आपको बताता रहेगा। इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्ते।